किस तरीके से विरोधी और दुश्मन लोग आए दिन तनकीद कर रहे हैं और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दबाने की और मिटाने की नापाक कोशिशें करते आए हैं और करते जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मिर्ज़ा साहब। तो मैं आप तमाम को सबसे पहले तो ये बता दूं कि आने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा ले रही है और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने चाहा तो मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद मैं तमाम वेस्ट बंगाल की आवाज से यह कहना चाहता हूं कि आपने इतने वर्ष से वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की उस टीएमसी को साथ दिया और उनको एतमाद किया, उन पे भरोसा किया और उनको जिताया, उनको ताकतवर बनाया। लेकिन क्या बात है, हमेशा वेस्ट बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला होता है वो दिन ब दिन बिगड़ते जाता है और जिस तरीके से अक़लियतों के ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर जुल्म हो रहा है, इसके ऊपर आवाज कौन उठाएगा? अगर इसके ताल्लुक से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जाता है कि ये छोटे लोग हैं, इनका नाम क्यों ले रहे हैं? इस तरीके के उनके अल्फाज मीडिया एक डिबेट के अंदर, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा। कोई पहली बात तो ये बताना चाहता हूं ममता बनर्जी को और जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है मौजूदा, कोई जो है छोटा बड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर सबको जो है इलेक्शन लड़ने का है। और यही दूसरी बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अल्हम्दुलिल्लाह ममता बनर्जी से ज्यादा काबिलियत रखते हैं और ममता बनर्जी से ज्यादा सियासी सोच रखते हैं, सियासी समझ रखते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर ओवैसी साहब को ममता बनर्जी जो है इस तरीके के मशवरे ना दें, बल्कि आपकी क्या गलतियां इतने सालों के अंदर वेस्ट बंगाल में किस पे गौर करें। वेस्ट बंगाल के अंदर किस तरीके के हालात थे, वेस्ट बंगाल के अंदर आकर आए दिन मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जाता है, क्यों पार्टियों के नाम पे वेस्ट बंगाल के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, इस पे गौर व तवज्जो करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि इस मर्तबा वेस्ट बंगाल के अंदर वो चुनकर आएगी। ना भारतीय जनता पार्टी आएगी, ना उनकी बी टीम टीएमसी आएगी। आवाम जान चुकी है, आवाम समझ चुकी है और आवाम इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में अपना वोट, अपना अधिकार जिस पार्टी को इस्तेमाल करेगी, रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। और वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा, आपको ताकतवर होना पड़ेगा, आपको जालिमों को बताना पड़ेगा कि मंजलिस कदम रखी है तो यकीनन वेस्ट बंगाल से आवाज आई है मजलूमों की। बैरिस्टर ओवैसी साहब को आपको बताना पड़ेगा कि मजलूमों ने आवाज दी, वो जालिमों के जुल्म के खिलाफ अगर कोई ठहर के लड़ सकता है तो यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ सकते हैं और इंशाअल्लाह लड़ेंगे। मैं तमाम को यही कहना चाहता हूं कि वक्त और हालात को समझकर जो है इस मर्तबा फैसला करिए और जिस तरीके के हालात वहां पर हो रहे हैं, जिस तरीके के हालात जो है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर आज पेश आ रहे हैं, आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परेशान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई तो एक तरफ जो है टीएमसी परेशान। और टीएमसी के कितने एमएलए, टीएमसी के कितने जो है कारपोरेटर्स, टीएमसी के कितने सांसद और कितने मिनिस्टर्स स्टेट के अंदर जो है तहलका मचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो इसका सवाल इनसे कौन करेगा? क्या गारंटी है कि टीएमसी को वोट देकर वो टीएमसी के उम्मीदवारों को कामयाब कर रहे हैं? क्या गारंटी है अगर टीएमसी को वोट देने वाला अगर वोट तुमको देगा तो वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है बताइए आप? आज इनके पास अल्फाज नहीं है। आज हैदराबाद के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, इनको अच्छा नहीं दिख रहा कि हम हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
हम संविधान के दायरों को पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मजबूत किया जा रहा है मजलिस में, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। आज बताओ क्या टीएमसी के वो बागी जो एमएलए कहा जा रहा है, जो सांसद कहा जा रहा है, जो है इनके कॉर्पोरेटर्स कहा जा रहा है, टिकट डिक्लेयर होता है और एक कैंडिडेट मुकर्रर होता है वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के जरिए, और 4-5 दिन के अंदर वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है। क्या वजह है? क्या टीएमसी के उन कैंडिडेट्स के अंदर, क्या टीएमसी के उन एमएलएस के अंदर, उन एमपीज के अंदर क्या डर बैठ गया है कि इनके खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता? क्योंकि टीएमसी के जो कैंडिडेट मुकर्रर किए गए हैं वो यकीनन जो है अपने दिल में बेबाकी नहीं रखते, अपने दिल में जो है ताकत नहीं रखते, इसीलिए उनसे जाकर मिला जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को मौका मिला। इतने सालों तक आपके पास कोई मौका नहीं था, इतने सालों तक आपके पास कोई पूछने वाला नहीं था, इतने सालों में आपकी कोई आवाज बनने तैयार नहीं था। वैसे वक्त में भी अगर टीएमसी, अगर जो है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर अगर जुल्म होता था, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जुल्म होता था, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों पे जुल्म होता था, जहां कहीं भी दलितों पे अत्याचार होता था, एक सांसद हिंदुस्तान के अंदर था, है और रहेगा, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जो वेस्ट बंगाल की आवाम के, उनके हक के लिए, उनके साथ हुए नाइंसाफियों के लिए लड़ रहे थे। तो बैरिस्टर ओवैसी साहब लड़ रहे थे और आज आपके पास मौका है। वही बैरिस्टर ओवैसी साहब अपनी जमात के उम्मीदवारों को आपके दरमियान में उतारेंगे। आपको चाहिए कि उन उम्मीदवारों को कितनी तादाद से हम कामयाब कर सकते हैं। आपको चाहिए कि हम दिन रात एक करके मेहनतें कर आपको कामयाब करना होगा। मालूम है कि 10 दिन 12 दिन रमजान में जो है कैंपेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 10 अप्रैल जो है 10 अप्रैल तक जो है यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद नेता जो है इमरान है, तो वो हिसाब से जो है रमजान भी आ सकता है, उसमें भी मेहनत करना पड़ सकता है। तो आप लोग पीछे मत हटिए, आप लोग अपनी जमात को मजबूत करिए। हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से हम सुकून से हैं, चैन से हैं, अमन से हैं, आपको भी चाहिए कि आप वहां पर अमन से हैं। आपका भी अधिकार है बाहैसियत हिंदुस्तानी के, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अमन के दायरों को मजबूत करने को कहता है, इंसानियत की बात को मजबूत करने को कहता है, और यकीनन इंसानियत की बात को मजबूत किया जाएगा, अमन को मजबूत किया जाएगा। लेकिन आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और अपनी सियासी ताकत बताकर अपने सही सियासी रहनुमाओं को चुनना होगा, अपने सियासी लीडर्स को चुनना होगा। क्योंकि आपको पता है अगर आज हिंदुस्तान के अंदर कानून बन रहे हैं तो किसी चौराहे पे नहीं बन रहे हैं, किसी चौराहे पे नहीं बन रहे हैं, किसी गली किसी नुक्कड़ पे हिंदुस्तान के जो है कानून नहीं बन रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कानून बनाया जा रहा है और बिल पास किया जा रहा है तो ऐवान असेंबली में किया जा रहा है, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है। तो ऐवान पार्लियामेंट और ऐवान असेंबली में अगर हमारे मजबूत नुमाइंदगी होगी और हमारे नुमाइंदे चुनकर जाएंगे तो यकीन जानिए वहां पर कानून नहीं बन सकेगा, वहां पर फिरका परस्ती का कानून नहीं बन सकेगा, वहां पर अकलियतों के खिलाफ कानून नहीं बन सकेगा, वहां पर किसानों के खिलाफ कानून नहीं बन सकेगा, वहां पर मजलूमों की आवाज दबाने के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा। जब भी कानून बनाएंगे तो आपके चुने हुए नुमाइंदे जो है विरोध करेंगे, एहतजाज करेंगे और कानून को नहीं बनने देंगे। आज आपके पास सुनहरा मौका है, मुत्तहिद होकर काम करिए, एक होकर काम करिए। अब रही दूसरी बात, तेलंगाना के जो भैंसा के ताल्लुक से बार बार जो है जिस तरीके का जो है वहां पर माहौल मचाया हुआ है और भैंसा के अंदर जिस तरीके के हालात है, यकीनन आए दिन जो है भैंसा के अंदर इस तरीके के वाकयात में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के डीजीपी एम महिंद्रा रेड्डी साहब से अदबन दर्दमंदाना गुजारिश है, तमाम अकलियतों की, तमाम इंसानी दिल अपने जो है दिलों में, अपने जिस्म में रखने वाले इंसानी दिल जो धड़कता है, उस दिल की गुजारिश, दिल की गहराइयों से गुजारिश है महिंद्रा रेड्डी साहब, इस तरीके के वाकयात पे एक रास्त नजर रखी जाए और एक खास जो है फोर्स को इसकी जिम्मेदारी देकर वहां के हालात किस तरीके से आज दिन बद से बदतर हो रहे हैं, इसके ऊपर नजर डाल लीजिए। आज भैंसा के हालात देखते हैं तो कल जो है भारतीय जनता पार्टी का निजामाबाद का एमपी
अरविंद जाता है, जाने की कोशिश करता है। मैं सल्यूट करता हूं तेलंगाना की पुलिस को कि आपने रोका। ये सिर्फ जो है शरंगेजी फैलाने जा सकते हैं, ये हिंदू और मुसलमान करने जा सकते हैं, ये इस माहौल का फायदा उठाने जा सकते हैं, किस मजलूम के सर पे हाथ रखकर उसके साथी बनने नहीं जा सकते। इसलिए लोगों को रोका। तेलंगाना के उन बहादुर ऑफिसरों को, तेलंगाना की हमारी पुलिस को मैं यकीनन शुक्रगुजार हूं। यकीन आपने डी अरविंद को वहां जाने से, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको रोका, ताकि इन लोगों की ज़हनियत और इनकी जबान से जो अल्फाज निकलते हैं पूरे हिंदुस्तान सुनता है कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए अपने दिलों में जहर पाल के रखा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब से हिंदुस्तान के अंदर इनकी सरकार बनी है, मुसलमानों के खिलाफ जहर किस तरीके से उगलते आ रही है। इनके एमपीज, इनके एमएलए, इनके कारपोरेटर्स, इनके चीफ मिनिस्टर्स, इनकी रियासत जहां भी इनकी हुकूमत है, उस रियासत के चीफ मिनिस्टर्स किस तरीके से बयान देते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अकलियत को निशाना बनाया जा रहा है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी है वहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी लव जिहाद के नाम पे मुहिम छेड़ दी जाती है और कभी कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, सेकुलरिज्म शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी जहनियत पता चलती है। योगी आदित्यनाथ कहता है कि सेकुलरिज्म शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे क्यों हिंदू और मुसलमान की एकता इनको राज नहीं आती? क्यों भाईचारा और मोहब्बत इनको अच्छी नहीं दिखती? इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए, इसके ऊपर भी आवाज उठना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल के इंटरव्यू में कहा कि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत करता है, सेकुलरिज्म बाबा साहब के अम्बेडकर को जिंदा रखता है, सेकुलरिज्म हिंदुस्तान के अंदर जालिमों से लड़ने में हमको ताकत देता है। आज सेकुलरिज्म है इसलिए मुल्क बड़ा हुआ है। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो सोच इस मुल्क के अंदर कितने फिसाद होते, इस मुल्क के अंदर कितनी गड़बड़ें होती। क्या आज मुल्क तरक्की कर रहा है? क्या आज मुल्क जो है आगे बढ़ रहा है? क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? क्यों तरक्की नहीं कर रहा? क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद जो सरकार आई है वो जालिमों की सरकार है। 2014 के बाद जो सरकार बनी है वो हिंदुस्तान के अंदर रोजगार पे लगे हुए जो काम मेहनत कर कर अपने घरों को चलाते थे उनको घर में बिठा दिया गया। आज वो अपने काम पे नहीं जा रहे, काम नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला सक रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हर रियासत के अंदर हो चुका है। कौन जिम्मेदार है? कौन? ये सरकार जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, उस पे बयान नहीं आता हिंदुस्तान के वजीर आजम का। गैस पे जो दाम बढ़ाए गए हैं, जो है सम्मित पाता आज तक की एक डिबेट के अंदर अंजना ओम कश्यप जो एंकर उस वक्त थे, इंटरव्यू ले रहे थे, डिबेट थे, तो वो कह रहे संबित पात्रा बोल रहा कि कांग्रेस के दौर में 2009 में इतना था, 2010 में इतना रेट था, 2011 में गैस का रेट इतना हो गया, 2012 में इतना होगा, 2013 में, 2014, फिर 2014 के बाद के कसीदे पढ़ रहा और 843 रुपये पे लाकर संबित पात्रा ने अपने बयान को इख्तिताम किया। अरे बेवकूफ संबित पात्रा, हिंदुस्तान की जनता ने इख्तिदार की ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी तो यकीनन इसी उम्मीद पे दी कि ये लोग आएंगे तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे। ये आंखा मारने वाला बाबा रामदेव क्या बोला था? इंडिया टीवी की एक डिबेट में बैठकर जो है रजत शर्मा से इंटरव्यू ले रहा था तो पूछ रहा था आवाम से, यही आंखा मारने वाला रामदेव छोटी आंख बड़ी आंख जो है उन बोल रहा है कि 35 रुपए पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए या 65-75 रुपए पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए। फिर क्यों पूछा? ब्लैक मनी पे धरने देने वाला बाबा रामदेव अपने मन से कूद कर भागा औरतों के जैसा, जब क्यों का एहतजाज कर रहा था ब्लैक मनी पे। आज हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, ललित मोदी लेके भाग गया, लेकिन कोई बोलने तैयार नहीं है, कोई आगे बढ़ने तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंदन के अंदर ललित मोदी से जो है उस वक्त के साबिका जो हमारे हिंदुस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज, उन्होंने जाकर उनके साथ तस्वीर शाया करते हैं एक भगोड़े के साथ, जिसको हिंदुस्तान ने भगोड़ा मुकर्रर कर दिया। उस ललित मोदी के साथ जाकर हमारे साबिका जो सुषमा स्वराज हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे,
وہ جا کر بیٹھ کے تصویر لیتے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی اصلیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج بولنے تیار نہیں ہے کوئی۔ ہندوستان کی جی ڈی پی آئے دن گر رہی ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے تیار نہیں ہے۔ یہی اسمرتی ایرانی جو آج منتری بن کر بیٹھی ہے سینٹرل کی، وہ جو ایک کانگریس کے دور کے اندر سلنڈر سر پہ اٹھا کے، پیاز کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کر جاتی تھی اور احتجاج کرتی تھی دہلی کی سرزمین پر۔ اگر آج پیاز کے دام بڑھتے ہیں، آج گیس کے دام بڑھتے ہیں، آج ہندوستان کے اندر مہیلائیں سرکشت نہیں ہیں، تو کہاں گئی اسمرتی ایرانی کا؟ کیا زمین مر چکا ہے؟ کیا اسمرتی ایرانی کا جو ہے جسم میں دل نہیں ہے؟ کیا کانگریس کے دور اقتدار میں وہ دل دھڑکتا تھا؟ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور اقتدار میں اسمرتی ایرانی کا دل جو ہے پتھر بن چکا ہے۔ ارے کب تک ظلم کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ گے؟ کب تک ہندوستان کے عوام کو بھارتیہ جنتا پارٹی گمراہ کرے گی؟ کب تک ہندوستان کے اندر یہ فرقہ پرستی کا شاسن چلے گا؟ اگر مسلمان داڑھی اور ٹوپی پہن کے دکھتا ہے تو ان کی آنکھیں لال ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں۔ اتر پردیش کا جوکر چیف منسٹر بار بار مسلمانوں کے خلاف بیان، کبھی ٹوپی کے اوپر تنقید کر دیتا ہے، کبھی سیکولرزم کے شبد کے اوپر تنقید کر دیتا ہے، کبھی مسلمانوں کے اوپر راست حملے کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے اتر پردیش کا چیف منسٹر، اور ہندوستان کا قانون خاموش بیٹھتا ہے۔ کیا غریبوں پہ جو ہے قانون نافذ ہوگا اور یہ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو قانون نظر انداز کر دے گا؟ ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خاموش سن کر خاموشی اختیار کر لیں گے قانون کی رکشا کرنے والے؟ ان کو چاہیے کہ ایسے ظالموں کو بتایا جائے جو ظلم کے خلاف جو ظلم کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ظلم کے خلاف جو لڑتے ہیں، ظلم کو روکنے کے لیے جو لڑتے ہیں، ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج مجلس اتحاد المسلمین، صرف کہہ رہا ہوں، واحد جماعت ہے ہندوستان کے اندر جو تمہارے اتحاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین واحد جماعت ہے جو ہندوستان کے اندر ظالموں سے لڑنا تم کو سکھا رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین واحد جماعت ہے جو تم کو بتا رہی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر کسی سے ڈرنا ہے وہ ڈرنے والی، ہم کسی سے ڈریں گے تو یقیناً اللہ سے ڈریں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر کسی سے ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، اور کچھ کام کریں گے تو یقیناً ملک کے دستور کے دائروں کے راستے پر چل کر کریں گے۔ ارے ان لوگوں کو چاہیے جو آج اس طریقے کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ ریاست کے اندر اپنے پیروں کو جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 2023 کی تیاریاں کی جا رہی ہے یہاں پر۔ 2023 میں کتنی بھارتیہ جنتا پارٹی کو سیٹیں آنا، اس طریقے سے وائلنس پھیلایا جا رہا ہے۔ چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے کارکرتا اس ایکسیڈنٹ کو جو ہے کمیونل وائلنس میں، کمیونل کلیشز میں بدل دیتے ہیں۔ یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے معمولی جھگڑے کو جو ہے ایک کمیونل رنگ دے دیتے ہیں۔ ارے ایسے لوگوں کے خلاف ہماری ریاست کی پولیس کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کر ان کا جو ہے قانونی کارروائی ان کے اوپر کر ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے۔ آج صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر کئی لوگ ہکے پھکے ہو گئے، کئی لوگوں کی آنکھیں لال ہو گئی، کئی کے چہرے لال ہو گئے۔ اگر یہ مقبولیت ملی ہے، یہ عزت ملی ہے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہندوستان کی اقلیتوں کی جو اقلیت عوام ہے ان کی دعائیں ہیں۔ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین ترقی حاصل کر رہی ہے۔ موقع ہے آپ کے پاس۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 9 تاریخ ہے، 9 مارچ ہے۔ 10 مارچ کو آپ کو آندھرا پردیش کے اندر کرنول ہو، ادونی ہو، یا پھر جن ڈسٹرکٹس کے اندر الیکشن کارپوریشن الیکشن ہے اس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کامیاب کرنا ہے۔ آندھرا پردیش کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار اتارے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آندھرا پردیش کے اندر بھی
मंजलिस को कामयाब करे, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉर्पोरेटर बनाएं। आप अपनी बस्तियों तरक्की के लिए उनसे खिदमत, आपके हक दिलाने के लिए उनसे खिदमत लें और बताइए हिंदुस्तान के अंदर कि यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक वाहिद हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर जमात, सेकुलरिज्म को जिंदा रखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर काम करते हैं तो दस्तूर के दायरों के अंदर काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का इस्तेमाल करें, अपनी बस्ती की तरक्की के लिए इस जमात का इस्तेमाल करिए, अपने मोहल्लों के तरक्की के लिए इस जमात का इस्तेमाल करिए। आपकी आवाज ऐवान पार्लियामेंट व ऐवान असेंबली वो कारपोरेशन तक पहुंचाने के लिए आप इस जमात का इस्तेमाल करिए। आपसी इख्तिलाफात है तो उसको खत्म किया जाए, उसको मिटाया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए और एक अमन के दायरे में, अमन के प्लेटफॉर्म पर आकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मजबूत करें।